नमस्कार दोस्तों, परीक्षा की शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट की क्लास से स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले की क्लासेस आपने हमारी नहीं देखी तो हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट है, एक बार जाके आप उसको जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है आपका, बुद्ध ने किसमें अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है। महात्मा बुद्ध को बोध गया के पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी अगर पूछ लिया कभी, तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ठीक है, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, यहीं सारनाथ में उन्होंने यहीं सारनाथ में उन्होंने उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे लिख दीजिए सारनाथ में सर्वप्रथम। कितने? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, याद रखिएगा। और इसे जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, याद रखिएगा। चलिए, और इन्होंने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? तो भाषा की बात करें तो भाषा थी आपकी पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए आपका दूसरा है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अकबर द्वारा आगरा आगरा में लाल किले, फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद में लाल किला, लाहौर का किला। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण इसने ही करवाया था। और इलाहाबाद के लाल किले का निर्माण इलाहाबाद में लाल किला बनवाया था। और लाहौर का किला, ठीक है, लाहौर का किला भी इसने बनवाया था, याद रखिएगा। और दिल्ली के लाल किले के बारे में तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण लाल किले का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। और दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के पुराने किले का निर्माण, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, दिल्ली का जो पुराना किला था उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा, कल वाला ए वाला क्वेश्चन आपको कराया था नाना साहेब। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर विद्रोह का नेतृत्व आपका नाना साहेब ने किया था। इनका मूल नाम क्या था? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था और इसी में बताया, इनका मूल नाम था धोधू पंत। ठीक है, धोधू पंत, याद रखिएगा, पूछता है आपसे एग्जाम में। इनका कमांडर इन चीफ तात्या टोपे। ठीक है, जो कमांडर इन चीफ थे आपके, कमांडर इन चीफ थे आपके तात्या टोपे थे। चलिए, नाना साहब बाद में पकड़े जाने से बचने के लिए नेपाल चले गए थे, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट अभी आपका चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो आपको कराया गया है कई बार। तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको इंडिया का कहा जाता है तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ
इंडिया याद रखिएगा। चलिए, इन्होंने ही लिखी है द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र की स्थापना की थी। तो भाषा क्या थी इसकी? मराठी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 6वां नंबर, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1856 से। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में सेना भर्ती अधिनियम पारित हुआ था। तो उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 7वां है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह आपका सिपाहियों ने शुरू किया था। जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया, आपका राइट आंसर 10 मई 1857 का को मेरठ के छावनी में तैनात सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने सैनिक अधिकारियों पर गोली चलाई। ठीक है, याद रखिएगा। शीघ्र ही विद्रोही दिल्ली की ओर कूच कर गए और बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर 1857 का विद्रोह शुरू कर दिया था। शीघ्र ही यह विद्रोह उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ पर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैरकपुर में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन्होंने गोली क्यों चलाई थी? तो जहाँ पे चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग को मना करने के लिए इन्होंने गोली चलाई थी, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया, आपका राइट आंसर, सॉरी सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? देखते, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद 1906 से 1931। ठीक है, 1900 एक मिनट 1906 से 1931 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। वे रामप्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के साथियों में से थे। ठीक है, न कि वो गदर से संबंधित थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हैं? ठीक है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका 11 नंबर है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 1191 ईस्वी में। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी को तथा तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, याद रखिएगा। प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज ने जो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था उसमें 1891 पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और जो आपका दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें तराइन का दूसरा युद्ध था, तराइन का सेकेंड युद्ध था। इसमें गौरी ने चलो यहाँ पे लिख दूँ, गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है, सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा एक मिनट रुक जाइए। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी आपका।
और ये कहाँ लाल जो आपका है लाल दरवाजा मार्केट बाजार। उसके बाद आपका जो खरी बावली नई दिल्ली वाला है, ये आपका खरी बावली जो नई दिल्ली में स्थित है उसे क्या माना जाता है, सॉरी आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद वाला। ठीक है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किससे माना जाता है, तो खड़ी बाजार, खड़ी खारी बावली नई दिल्ली में। ठीक है, खारी बावली नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी आपका 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पीर पांजाल पर्वतमाला। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीर पांजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 है। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डंस। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी डी दिएगा आपका डंस। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावित हुई, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावित हुई, तो आपका उत्तर हो जाएगा अप्रैल 2014 से। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2021 में ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की थी, जिसे 1 अप्रैल 2014 को कृषि विपणन की आधारभूत संरचना में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भी आपका 17 नंबर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत में किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मानदंड की जानकारी मिलेगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मानदंड की जानकारी मिलेगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। और 12 मानदंड देखियो इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, उसके बाद आपका आयरन यानी कि लोहा, फिर कॉपर, फिर मैग्नीज, फिर बोरॉन, उसके बाद मृदा का पीएच मान जो होता है वो आपको प्राप्त होगा, याद रखिएगा। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद देखिए मृदा की विद्युत चालकता भी इससे प्राप्त होती है। मृदा की विद्युत चालकता भी इससे प्राप्त होती है। और मृदा में और जो ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक कार्बन, वो भी इससे प्राप्त होती है। तो आपका 12 का 12 यहाँ पे हो गया, देख लीजिए कौन कौन सी होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी, सॉरी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कौन सी बीमा योजना आपकी शुरू की गई थी, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फसल बीमा योजना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी, ठीक है, कब, तो 13 जनवरी 2016 को, याद रखिएगा, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत की थी। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं तथा साथ ही साथ
खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट है अभी 19 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? NAM आपका क्या होता है? तो NAM आपकी क्या होती है? तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पास सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है अभी 20 नंबर। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कृषि की 2 उत्पाद कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चावल और चीनी, ठीक है। चावल और चीनी भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में शेष वस्तुओं की दृष्टि में से प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं, ठीक है। चावल, मछली, मांस, मसाले, ये जो आपके 4 हैं, ये बहुत ही ज़्यादा भारत से निर्यात होते हैं। तो चावल और चीनी तो हो गया, उसके बाद आपका मांस आता है और उसके बाद मसाले, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया, सॉरी बी दिया गया, आपका राइट आंसर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देख रेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 24 अप्रैल को। इसी दिवस को मनाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत अधिनियम 1919 वाला, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा पहली बार भारतीय महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 है। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था? तो उस प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे भी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा VP सिंह, ठीक है। मंडल आयोग 1779 में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बिछड़ों की पहचान कराना था, याद रखिएगा। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। हालांकि रिपोर्ट 1980 में पूरी हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 23 अगस्त 1990 को इस मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा की थी, जिसका तीव्र विरोध शुरू हो गया था, याद रखिएगा। कौन थे? तो BP यानी कि विश्वेंद्र प्रसाद मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 552, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिनियम सदस्यता 552 तथा राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता 250 है, ठीक है। राज्यसभा, याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा में कुछ 545, ठीक है, सदस्य हैं, जिसमें 545 अभी वर्तमान में है, मतलब प्रेजेंट में 545 हैं, जिसमें से आपके 543 तो निर्वाचित हैं, प्लस 2 आपके मनोनीत हैं जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें तो राज्यसभा वाला, ये तो लोकसभा का, हाँ ये लोकसभा का है, लोकसभा का। और राज्यसभा की बात करें जो प्रेजेंट में है, तो इसमें आपके देख लिए जो 250 है, उसमें से 233 आपके निर्वाचित हैं, प्लस 12 आपके मनोनीत होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं
25 है, भारत में संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो आपका ऑप्शन मुझे यहाँ पे ये दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा 1992 का 73वां संविधान संशोधन। अभी आपको बताया था मैंने, 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ज्ञात हो कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में हुई थी, उनके सिफारिशों पर लागू किया गया था। ठीक है, 19 आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 1957 किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, इनकी सिफारिशों पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर है, एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में पानी में डूब जाता है, तो क्यों डूब जाता है? एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन एक समुद्री जल निकाय समुद्र में तैरता है लेकिन नदी में पानी में डूब जाता है, क्योंकि? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समुद्री जल निकाय नदी के जल की तुलना में कम उत्क्षेप लगता है। ठीक है, याद देखिएगा, समुद्र जल में लवण की उपलब्धता अत्यधिक होने के कारण जल का घनत्व तो बढ़ जाता है, लेकिन कोई निकाय या पिंड समुद्र तल पर तैरता है। इसके विपरीत नदी के जल का लवण की मात्रा नहीं है, अतः कोई निकाय नदी में डूब जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर है, माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी विखंडन से बनी अनुजात अमीबा की संख्या कितनी होगी? तो 8। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा आपका, माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी विखंडन से बनी अनुजात अमीबा की संख्या आपकी 8 होगी। एक अमीबा पहले विखंडन में 2 पुत्री अमीबा बनाएगा और दूसरे विखंडन में 2 पुत्री अमीबा से 4 पुत्री अमीबा, ठीक है, तथा तीसरे विखंडन से 4 पुत्री अमीबा से 8 पुत्री अमीबा हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 है, निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है? तो श्वास नली, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वास नली श्वसन तंत्र का भाग होता है जो नलिका को फेफड़े से जोड़ती है, अतः आपका नली का भाग नहीं होती है। चलिए आपका अगला आखिरी क्वेश्चन है, पशुओं को भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देख लीजिए आपका क्या कहते हैं, तो उसे सांद्र कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है ये कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी कमेंट हो नीचे पूछ सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।